नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए इस बार कुछ अलग साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं लेकर आया हूँ। जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें से मैं उसको आपके सामने में लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन होगा, औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक युगों को शामिल किया गया जाता है वह कौन सी है? ऑप्शन है आपका आयुर्वेद, एलोपैथी या होम्योपैथी या यूनानी। इसमें से औषधि की वह कौन सी शाखा है जो संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है? इसमें रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है, वह कौन सी शाखा है? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिएगा। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला होगा आंसर होगा इसका एलोपैथी। एलोपैथी में संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को भी शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, कार्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? ऑप्शन एक टेस्टोस्टेरॉन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा रुधिर वर्णिका, चौथा प्रोजेस्टेरोन। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन को बोला जाता है। टेस्टोस्टेरॉन पहला होगा, एस्ट्रोजन दूसरा, रुधिर वर्णिका तीसरा, प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम संस्रावित करता है, आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, एरेनियोलॉजी है ये क्या? एरेनियोलॉजी क्या है? पहला ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, दूसरा एफिडों का अध्ययन, तीसरा मकड़ियों का अध्ययन या चौथा बरूथियों का अध्ययन। एरेनियोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन करवाता है ये बताना है आपको। ये किस चीज़ के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है? एरेनियोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है एरेनियोलॉजी का। एरेनियोलॉजी का प्रयोग मकड़ियों के अध्ययन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? पहला ट्रोफोजोआइट, दूसरा स्पोरोजोआइट, तीसरा होगा साइजोजोआइट या चौथा स्पोरोब्लास्ट। मलेरिया परजीवी के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? जो ज़्यादा संक्रामक होती है वह कौन सी अवस्था है ये बताना है। आंसर होगा आपका स्पोरोजोआइट। दूसरा वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मिलान करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ज़्यादातर यूपीएससी या यूपीएससी में इस टाइप कथन वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ कथनी सवाल होते हैं या फिर मिलान के लिए होते हैं। पहला हो क्लोरोफिल, नोस्टैटोक वाष्पोत्सर्जन, गेहूं का कीट। दूसरे बॉक्स में दिया हुआ है पादप रोग, प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट, डाइएजोट्रोफ या पादप सतह से पानी की कमी। इनको मिलान करना है, इनमें से कौन कौन से सही होंगे। जैसा कि जहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, पहला क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल की अवस्था में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, तो पहला को मिलाएंगे हम दूसरे से A2 आप देख रहे हैं कि A4 A3, मतलब कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन दोनों में A2 है, तो मतलब दूसरे या तीसरे में से कोई होगा। तीसरा है B नोस्टोक आएगा, तुम आपका नोस्टोक हो जाएगा आपका डाइएजोट्रोफ, B का 3 मतलब कि तीसरा, क्योंकि दूसरे वाले में B4 हुआ है तो आपका तीसरा। C का 4 दिया है वाष्पोत्सर्जन,
पादप सतह से पानी की कमी, D1 होगा मतलब गेहूं का कीट, पादप रोग। तीसरा वाला आपका सही होगा, A2B3 C4 D1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, छठे नंबर पे। छठे नंबर का क्वेश्चन है, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते? कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते? पहला शार्क, दूसरा मिक्साइन, तीसरा ट्राइगोन, चौथा स्फिर्न। शार्क, मिक्साइन, ट्राइगोन, स्फिर्न। आंसर होगा आपका मिक्साइन, दूसरा। छठे नंबर का आंसर होगा मिक्साइन। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? पहला, एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां। दूसरा होगा विभिन्न स्थानों पर पैदा होने वाली दूरवर्ती संबंधित प्रजातियां। तीसरा, एक ही स्थान पर पैदा होने वाली पर दूरवर्ती संबंधित प्रजातियां। चौथा, विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियां। सातवें का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रतिस्पर्धा सबसे ज़्यादा जो होती है, अधिक गंभीर जो होती है, एक ही क्षेत्र में या निच में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियों में होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, 7 का आंसर पहला होगा। अगला चलते हैं 8वें तरफ। 8वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है किससे मिलकर बनता है? जीवी समुदाय और निर्जीव घटक, या आबादी और उसके निर्जीव घटक, तीसरा आबादी, या चौथा जीवी समुदाय। ठीक हो जाएगा आपका जीवित समुदाय और उसके निर्जीव घटक, पहला सही होगा, क्योंकि आबादी से तो परिस्थिति बनेगा नहीं, जीवी समुदाय से नहीं होगा। ये जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक से बनता है, पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन, एफ्लॉटॉक्सिन किससे बनते हैं? जीवाणु से, कवक से, या विषाणु या शैवाल से? जीवाणु, कवक, विषाणु या शैवाल? आंसर अपना कमेंट बॉक्स में भेजते रहिएगा। इस टाइप के सवाल यूपीपीएससी या यूपीएसआई या यूपीपी जो भी आने वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं, हर एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस पर फोकस करते रहिएगा आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये साइंस के। साइंस में बायो का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी कंपटीशनल एग्ज़ाम के लिए। एफ्लॉपीस किससे बनते हैं? आंसर होगा आपका दूसरा, कवक। एफ्लॉपीस कवक से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादप, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ? हरे पादप के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा? 10वें का सौर ऊर्जा का रिलेशन है तो सीधा होगा हरे पादप के द्वारा स्थिरीकरण, हरे पादप, पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, अनिवार्य एमिनो एसिड के भरपूर होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। पशु प्रोटीन प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पशुओं से प्राप्त जो प्रोटीन होता है उसे प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्यों? बाजार में सस्ता होने के कारण माना जाता है, या सुपाच्य होता है, या इसमें अनिवार्य अमीनो एसिड के भरपूर होता है, या ये खाने में स्वादिष्ट होता है। किसके कारण माना जाता है प्रथम श्रेणी का प्रोटीन? तो मैं बता देता हूँ आपको, पशु प्रोटीन इसलिए माना जाता है क्योंकि अनिवार्य अमीनो एसिड के भरपूर होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? पहला, काल्जिका में, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, या माइटोकॉन्ड्रिया में? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए, डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है,
डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है और यह न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आंसर होगा आपका चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है? पहला क्लोरेट रिडक्टेज, दूसरा नाइट्रेट रिडक्टेज, तीसरा नाइट्रोजिनेस या ये सभी। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है? तो आंसर होगा इसका नाइट्रेट रिडक्टेज को प्रभावित करती है, की सक्रियता को प्रभावित करती है। अगला, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वे कहलाते हैं? परसिस्टेंट, रिकैल्सितंत्र, बायोडिग्रेडेबल या ये सभी। जीनोबायोटिक्स ये जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी हैं वे कहलाते हैं रिकैल्सितंत्र। दूसरा रिकैल्सितंत्र कहलाते हैं। प्रकाश श्वसन का अवस्तर क्या है? अवस्तर पायरुविक अम्ल है, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है या ग्लाइकोलेट है? प्रकाश श्वसन का अवस्तर क्या है? पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लाइकोलेट? आंसर होगा आपका पहला, पायरुविक अम्ल। अगला क्वेश्चन, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना कहलाती है? उत्परिवर्तन, एपिस्टेसिस, प्रभाविता या इनमें से कोई नहीं। जब एक जीन युग्म, कोई जीन युग्म है, जेनेटिक्स युग्म है जो इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो घटना क्या कहलाती है? वह घटना कहलाती है प्रभाविता। वह घटना प्रभाविता कहलाती है। बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। ये 20 क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। बायोलॉजी हर कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब भी आप देखेंगे तो बायो से रिलेटेड ही, साइंस से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो 10 में से 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपके बायो से होते हैं। साइंस का अगर वहाँ पर जिक्र होता है तो 10 से 7 क्वेश्चन बायोलॉजी से निकालते दिए जाते हैं जो काफ़ी प्रभावित मतलब करते हैं। जो ऐसे जैसे भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको काफ़ी इफेक्टेड होते हैं, आप उससे जुड़े होते हैं लेकिन आपको उसके बारे में जानकारियाँ नहीं होती। इसलिए इसको देखते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें जिससे मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता रहूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका होगा आपका तीसरा नंबर का आंसर होगा प्रभाविता। प्रभाविता। अगला क्वेश्चन, बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? पहला बंध प्रतिरक्षा, दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा, तीसरा कोशिकीय प्रतिरक्षा, चौथा तरल प्रतिरक्षा। बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा, तो ये होगा तरल प्रतिरक्षा। बी लसिकाणु है, ये तरल प्रतिरक्षा होगा, इसका आंसर होगा अंतिम होगा। इसके द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को तरल प्रतिरक्षा कहते हैं। अगला होगा, आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? एस्परजिलस, राइजोपस, न्यूस्पोरा, म्यूकर। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? एस्परजिलस, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा या म्यूकर। पिंक मोल्ड ये नाम है राइजोपस का, राइजोपस का नाम है पिंक मोल्ड। अगला, यशबी निद्रा किसके द्वारा होता है? यशबी जो निद्रा रोग होता है ये किसके द्वारा होता है? एशरिकिया, नाइजीरिया, एंट अमीबा, ट्रिपैनोसोमा।
एशरिकिया, नाइजीरिया, एंट अमीबा या ट्रिपैनोसोमा। यस बी निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? 19वां नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। देखते रहिएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करते रहें, क्योंकि आंसर आपको शेयर करने से आपका जो नॉलेज की तरफ जो फोकस है वो थोड़ा खिंचता है। जिससे आप क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं और आप आंसर देते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नाइजीरिया, एंट अमीबा या ट्रिपैनोसोमा। आंसर लास्ट होगा निद्रा रोग के लिए ट्रिपैनोसोमा इसका आंसर होगा, जिसके द्वारा निद्रा रोग होता है। अगला होगा भ्रूण की अपरा पोषका किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन, पाचन, श्वसन या संरक्षण में। भ्रूण की अपरा पोषका किसमें सहायक होती है? भ्रूण उत्सर्जन में होती है, पाचन में होती है, या फिर श्वसन में, संरक्षण में। ये लास्ट क्वेश्चन है। उत्सर्जन में होती है। भ्रूण की अपरा पोषका सहायक होती है उत्सर्जन में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको इसी तरह आगे भी वीडियो भेजता रहूँगा। आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते रहें।